Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the neural tissue and human neural system. तो आज हम इन दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो न्यूरल टिश्यू के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा प्रयास ये रहा है कि आपको विजुअल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करो ताकि नर्वस सिस्टम जैसा टफ चैप्टर आपको काफी इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो अभी तक हम लोग नर्वस सिस्टम के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? नर्वस सिस्टम को आजकल न्यूरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो न्यूरल सिस्टम किससे बना होता है? न्यूरल सिस्टम बना होता है न्यूरल टिश्यू से। अब न्यूरल टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? न्यूरल टिश्यू बना होता है हमारे मेन नर्व सेल जिसे कि हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड सेल्स होती हैं जिनसे मिलकर ये न्यूरल टिश्यू बना होता है। अब देखिए, जैसे इस डायग्राम को जरा देखिए। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यह एक न्यूरॉन है, यह एक नर्व सेल है और इसके साथ कुछ और सेल एसोसिएटेड है जैसे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स। हालांकि ये सेल न्यूरॉन के अलावा और कोई दूसरी सेल नर्व सेल तो नहीं है, पर नर्व सेल को सपोर्ट करने वाली सेल्स हैं जो कि नर्व टिश्यू में देखने को मिलती हैं। तो यदि हम नर्व टिश्यू को काउंट करते हैं, न्यूरल टिश्यू को काउंट करते हैं, तो हमें इन सबको भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये बात तो क्लियर हुई कि न्यूरल टिश्यू होता क्या है। ठीक है, अब न्यूरल टिश्यू को लेके हमने पहले ही काफी कुछ आपको डिस्कस किया था कि न्यूरल टिश्यू जो है एक बहुत ज्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है हमारी बॉडी का, और ये बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? इंटरकनेक्टेड नर्व सेल्स जिन्हें कि न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन का वर्क जो होता है, वो कम्युनिकेशन का वर्क कौन करता है? हमारा ये न्यूरल सिस्टम ही करता है। तो न्यूरल टिश्यू प्योरली एक्टोडर्मल होता है। देखिए, हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी है वो 3 जर्म लेयर से मिलकर बना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो न्यूरल टिश्यू का जो ओरिजिन है वो कैसा है? वो एक्टोडर्मल है। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। द बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय द 4 टाइप ऑफ टिश्यू। और प्लांट्स का जो बॉडी होता है वो 2 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो प्लांट के टिश्यू में आपने क्या पढ़ा था कि 2 टिश्यू होते हैं, एक तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा हमारा परमानेंट टिश्यू होता है। वहां पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एनिमल की जो बॉडी है वो 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी है। कौन कौन सा? पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा न्यूरल टिश्यू और चौथा मस्कुलर टिश्यू। इस तरह से 4 टिश्यू से मिलकर बना है। इसमें से हमारा जो न्यूरल टिश्यू है इसका ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल है। इट बिकम क्लियर? काम क्या करेगा? ये वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगा बॉडी फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहां पर यदि हम न्यूरल टिश्यू को लेकर डिस्कस करें तो यहां पर हमें कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आपको कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिल रहा था कि ढेर सारा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बिटवीन द सेल्स देखने को मिलता है। वैसा यहां पर देखने को नहीं मिलता है। जनरली हम जब भी टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो हमारा एक दिमाग में पिक्चर क्या चलता है कि सेल्स भी होंगे, मैट्रिक्स भी होंगे, फाइबर्स भी होंगे। ठीक है ना? पर यहां पर कोई इंटर सेलुलर मैट्रिक्स देखने को नहीं मिलता है। न्यूरल टिश्यू की एक बड़ी अजीब विशेषता है। तो वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द न्यूरल टिश्यू दैट इज इट लैक द पावर ऑफ सेल डिवीजन। इसके अंदर जो है डिवीजन का पावर नहीं होता है और इसलिए बॉडी में सबसे कम पावर ऑफ रीजनरेशन हमें न्यूरल टिश्यू के अंदर ही देखने को मिलता है। प्रश्न ये उठता है, द क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाई द
न्यूरल सेल इज नॉट डिवाइडेड? तो इसका आंसर ये है कि देखिए ये एनिमल सेल्स हैं। तो एनिमल सेल जब भी डिवाइड होंगे तो डिवीजन में सेंट्रियोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मेटाफेज स्टेज के बाद जब हमारी एनाफेज स्टेज आती है तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि इक्वेटर से हटना चालू कर देते हैं। ये कब होगा? विदाउट सेंट्रियोल ये पॉसिबल है ही नहीं। अब सेंट्रियोल यहां पर है नहीं, सेंट्रियोल है नहीं तो इनमें डिवीजन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। उसके बाद अब नर्व सेल्स में डिवीजन का कैपेबिलिटी नहीं है, तो नर्व सेल को हम कल्चर मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि दे नॉट हैव अ पावर ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद नर्व सेल में दो बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 इरिटेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी, मतलब कि मीडियम में कुछ भी चेंज हो, सराउंडिंग में कुछ भी चेंज हो तो इनके अंदर एक्साइटेशन प्रोड्यूस होता है, या हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले कि इंपल्स क्रिएट होता है, ठीक है। इंपल्स क्रिएट हो गया, वो ट्रेवल करके हमारे सीएनएस तक नहीं पहुंचा तो क्या फायदा उसका। तो दूसरा इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसके बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा नॉर्मल नर्व सेल या न्यूरॉन है जिसे हमने पढ़ लिया है। एक बार ब्रीफ में आपको एज पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, पर ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अब कंपोजिशन ऑफ जो न्यूरल टिश्यू या जो नर्वस टिश्यू है उसमें क्या क्या आएगा? पहला तो आएगा स्टूडेंट देखिए न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल के नाम से जानते हैं। दूसरे जो ये तो हमारे मेन सेल है, हमारे जो न्यूरल टिश्यू के जो मेन हीरो हैं वो हमारे कौन से हैं? न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। बाकी के जितने भी सेल्स हैं वो सब इनके चमचे हैं या इनके जो है सपोर्टर्स हैं। मेन हमारे सेल कौन से हैं? न्यूरॉन्स। अब उसके बाद एडिशनल सेल और भी हैं, जैसे कि न्यूरोग्लिया, इपेंडाइमल सेल और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो न्यूरॉन्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। आज हमको किसके बारे में डिस्कस करना है? न्यूरोग्लिया के बारे में, इपेंडाइमल सेल्स के बारे में और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के बारे में। तो इनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि न्यूरल टिश्यू के कंपोजिशन में 4 स्ट्रक्चर आते हैं। मेन हीरो कौन से? न्यूरॉन, रिमेनिंग न्यूरोग्लिया, इपेंडाइमल सेल और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये हमारे आएंगे नर्वस टिश्यू के कंपोजिशन के अंदर। इट बिकम क्लियर? समझ में आया ना ये आपको सबको? स्क्रीन पे क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? अब इसके बाद ये न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लिया सेल्स किसको बोलते हैं? एक्चुअली यह एक टाइप की मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं जो नर्व सेल्स के बीच में जो पैकेजिंग का काम है वो काम ये करते हैं। ये सेल हमें कहां देखने को मिलेंगी? या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारे न्यूरॉन्स की सपोर्टिव सेल्स हैं, उनकी केयर टेकर हैं, उनकी बॉडीगार्ड है। कौन सी सेल? न्यूरोग्लियल सेल। नर्व सेल की जितनी भी एसेंशियलिटी नीड होती हैं उन सब नीड को कौन फुलफिल करता है? न्यूरोग्लियल सेल या फिर ग्लिया सेल, ऐसे ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं ये क्या है बेटा इनके बारे में? कि न्यूरोग्लियल सेल कंसिस्ट ऑफ द सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग सेल फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड गैंग्लिया, ठीक है। तो यहां पर हमें ये सेल देखने को मिलती हैं। ये सपोर्टिंग सेल्स हैं और एक तरह की पैकेजिंग सेल्स हैं नर्व सेल्स के बीच में। कहां देखने को मिलेंगी? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और गैंग्लिया में, ठीक है। ये नर्वस सेल है क्या? नहीं, ये नॉन नर्वस सेल्स हैं पर न्यूरल टिश्यू में प्रेजेंट है। सेल कैसी है ये स्टूडेंट्स? नॉन न्यूरल सेल्स हैं और इनका जो नंबर होता है वो हमारे नर्व सेल के कंपेयर में 10 टाइम्स ज्यादा होता है। पर इनके 10 टाइम्स से ज्यादा होने पर भी हमारे मेन जो न्यूरल टिश्यू का जो वॉल्यूम है वो न्यूरॉन्स की वजह से ही बनता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सेल्स है और हमारी नर्व सेल बहुत लंबी चौड़ी सेल्स होती है, बहुत बड़ी सेल्स होती हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। अब जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी मछली है,
फिश है और जिसका वजन कम से कम जो है 1 टन 2 टन के समथिंग उसका वेट है, और एक केजी की 1 केजी की जो है 15-20 फिश उसकी केयर टेकिंग पे लगी हुई है। तो यहाँ पे मेन लीडर कौन हो गया, मेन हीरो कौन हो गया, तो बड़ी वाली फिश होगी ना, 1 टन वेट वाली, 1 टन जिसका वेट है वो वाली फिश होगी ना। ऐसी हमारी नर्व सेल बहुत बड़ी सेल्स है, न्यूरोग्लियल सेल छोटी सेल है और ये केयर टेकिंग का काम करती है किसका, न्यूरल सेल्स का। बाकी डायग्राम में देखिए हमारी नर्व सेल बहुत लंबी, इसका एक्सन बहुत लंबा है, डायग्राम में भी रिप्रेजेंट नहीं किया हमने, इतना लंबा है, और ये छोटी छोटी सी दिख रही है ना, ये आपकी क्या दिख रही है, न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, अब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इन न्यूरोग्लियल सेल्स को हम डिफरेंट नाम जो है नेम से जानते हैं। अब जैसे कि रेटिना की बात करें तो अभी हम कुछ समय के बाद रेटिना के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर जो मोलर सेल करके एक सेल देखने को मिलती है, कहां पर, रेटिना में, वो एक्चुअली न्यूरोग्लियल सेल्स का ही मॉडिफिकेशन है। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम आपको एक स्पेसिफिक टाइप की सेल बताएंगे जिसका नाम है पिट्यूसाइट्स, वो न्यूरोग्लियल सेल्स का ही मॉडिफिकेशन है। और उसी तरह से गैंग्लिया में एक स्पेसिफिक टाइप की सेल मिलती है जिसका नाम है सैटेलाइट सेल, वो इस न्यूरोग्लिया सेल्स का ही मॉडिफिकेशन है। क्लियर हो गया? अब न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। न्यूरोग्लियल सेल कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स? 3 टाइप के, तो उनको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रो नाम से स्पष्ट है, एस्ट्रो मीन्स स्टार। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टार। तो मतलब ऐसी सेल जो देखने में बिल्कुल स्टार के माफिक दिखाई देगी, स्टार की तरह दिखाई देगी, वो कौन सी सेल होगी हमारी? एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट एक्चुअली इट्स अ लार्ज साइज एंड स्टार शेप्ड सेल, और ये कहां देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। देखिए हमारा ब्रेन जो है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है, और उस फ्लूइड का नाम होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तैरता रहता है। बाकी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में, पर हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि ये दोनों किस में आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ना। तो दोनों के चारों तरफ की जो बैरिकेडिंग है, चारों तरफ का जो बैरियर है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की चारों तरफ का जो बैरियर है, उस बैरियर का फॉर्मेशन कौन करता है? एस्ट्रोसाइट सेल्स करती हैं, और इनका काम ये होता है कि ब्लड को अंदर नहीं जाने देना। ठीक है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उससे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता रहता है, तो वो जा सकता है पर ब्लड को अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली अपने को अभी केवल इतना याद रखने का है, इसके बारे में केवल आपको इतना याद रखना है कि लार्ज साइज की सेल है, स्टार शेप सेल है, और ये किसका फॉर्मेशन करती है स्टूडेंट्स? ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, बैरियर तो पता है आपको, किसी भी चीज को अंदर जाने से रोकने का काम किसका है? बैरियर का। जैसे हम हाईवे पे जाते हैं तो बैरियर होते हैं ना, हमको रोक देते हैं, उसी तरह से दूसरी जो सेल्स हैं ये है हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सेल्स होती हैं ये एक तरह से हमारी नर्व सेल के पक्के चमचे हैं। ये नर्व सेल की ये केयर टेकिंग का काम करती है, उनका नरिशमेंट उनको देने का काम, नर्व सेल को प्रोटेक्ट करने का काम, ये वर्क किसका होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का होता है। ठीक है, इनमें कुछ ये छोटी सेल्स हैं, जरा देखिए आपको दिख रहा है ना ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये हमारा नर्व सेल है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में कंपैरेटिवली एस्ट्रोसाइट के कंपेयर में कम ब्रांचें होती हैं, और ये ब्रांचें क्या कर रही हैं? हमारे एक्सॉन का प्रोटेक्शन कर रही हैं, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है ना, तो ये कहां प्रेजेंट होंगी? इज प्रेजेंट इन माइलिन सीट अराउंड द CNS एक्सॉन। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो एक्सॉन होंगे, वहां पर जो माइलिन सीट के चारों तरफ कौन सी सेल प्रेजेंट होंगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और हमारी जो स्वान सेल होती हैं वो इसी के अंदर आती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स के अंदर ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल
माइक्रोग्लियल सेल्स। तो स्टूडेंट्स, ये सेल जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम की फेगोसाइटिक सेल्स है। और फेगोसाइटिक सेल क्या होता है ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी ऐसा सेल जो किसी भी पैथोजन को पकड़ के खा जाए, उसे इंगल्फ कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटिक सेल। माइक्रोग्लियल सेल बहुत ही छोटे साइज के हैं, स्पिंडल शेप होते हैं ये देखने में कुछ कुछ, और ये डिफेंसिव टाइप के होते हैं। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यदि कोई भी फेगोसाइट आ गया तो उसे माइक्रोग्लियल सेल पकड़ के खा जाएंगे। तो एक्चुअली ये मोनोसाइट का मॉडिफिकेशन होते हैं। किसका मॉडिफिकेशन स्टूडेंट? ये मोनोसाइट का मॉडिफिकेशन है। इट बिकम क्लियर? समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। ठीक है, इपेंडाइमल सेल इसमें नहीं आते हैं। बाकी के देखिए, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट अपना सैटेलाइट सेल्स और स्वान सेल्स। ओके, अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। इनका फंक्शन क्या है? इनके फंक्शन को ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं बता रहा हूं आपको बेसिक जनरली, इसे कोई याद नहीं रखना है आपको। तो दीज आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड हेल्प इन वियर एंड टियर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेल क्या करती हैं? डिवीजन में कैपेबल होती हैं। दीज आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, और उसके साथ साथ हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थोड़ा बहुत जो भी डैमेज होता है तो उसको रिपेयरिंग करने का काम कौन करती हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स करती हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे? हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसमें पास आउट होते हैं? न्यूरॉन्स के अंदर पास आउट होते हैं। तो उन न्यूरॉन्स को चारों तरफ से इंसुलेटिंग करने का काम, जहां पे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब न्यूरॉन्स एक दूसरे जहां पे कनेक्टेड होते हैं उसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस पे जो है इंपल्स का लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसे चारों तरफ से क्या किया जाता है? इंसुलेट कर दिया जाता है। जैसे दो वायरों को जोड़ा जाता है तो वहां से करंट पास आउट हो सकता है ना, दो वायरों को हमने ऐसे अटैच कर दिया तो करंट पास आउट हो सकता है वहां से। तो हमारा इलेक्ट्रीशियन क्या करता है कि एक टैप चिपका देगा उसके चारों तरफ ना। तो इसी तरह से जो ये करते क्या है, ये जहां पर न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वहां पर ये एक इंसुलेटर मीडियम तैयार कर लेते हैं ताकि इंपल्स का लॉस नहीं हो। ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये फेगोसाइटिक सेल की तरह वर्क करते हैं। कौन से सेल? हमारे माइक्रोग्लियल सेल्स। और किसको खा जाएंगे? ये माइक्रोब्स को पकड़ के खा लेंगे ये। ठीक है, उसके बाद हमारे ब्रेन में क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। मेमोरी हमारे जो ब्रेन में जो डेवलप होती है उस मेमोरी प्रोसेस में ये हेल्प भी करते हैं। मेमोरी जो मेंटेन रखने में ये हेल्प करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर, इसका फॉर्मेशन भी यही करते हैं। कौन से सेल? हमारे एस्ट्रोसाइट सेल्स, ताकि ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जा सके। कई बार यदि किसी एक्सीडेंटली, कई बार ब्रेन के चारों तरफ की कैपिलरी में से कोई कैपिलरी बस्ट हो गई और ब्रेन में यदि ब्लड चला भी जाता है तो इसे हम ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। इट्स ए वेरी डेंजरस कंडीशन। ठीक है, इट बिकम क्लियर? तो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्रेन और ब्लड के बीच में, उनके बीच में ये मीडिएटर कौन होते हैं? हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स ही होते हैं स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसके बाद हमारा इपेंडाइमल सेल। तो इपेंडाइमल एक्चुअली होता क्या है? यह एक तरह का क्यूबाइडल या फिर हमारा जो सीलिएटेड एपिथीलिया है, ये क्यूबाइडल सीलिएटेड एपिथीलिया का मॉडिफिकेशन है। मतलब एक तरह का कौन सा टिश्यू है स्टूडेंट? सिंपल क्यूबाइडल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। पर ये कहां प्रेजेंट है? देखो, हमारा ब्रेन जो होता है ना वो एक तरह से वॉलनट जैसा होता है। इसके अंदर कैविटी होती है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन की जो कैविटी की जो लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग बनाने वाला जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? इपेंडाइमल टिश्यू के नाम से जानेंगे। अभी मेरे को लगता है आपको समझ में नहीं आया, जरा एक बार फिर समझो। देखो स्टूडेंट, ये हमारा ब्रेन है, दिख रहा है ना आपको ब्रेन?
इस ब्रेन में आपको देखो बीच में यहाँ पे कैविटी दिख रही ना, ये कैविटी दिख रही। इस कैविटी की जो लाइनिंग होती है वो एक एपिथेलियल टिश्यू से ड्रॉ की जाती है। कौन से एपिथेलियल टिश्यू ड्रॉ की जाती है स्टूडेंट? लाइनिंग, दी लाइनिंग ड्रॉड बाय क्यूबाइडल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो उससे ये लाइनिंग तैयार होगी। ये वाला टिश्यू दिख रहा है ना, इस तरह के टिश्यू से ये लाइनिंग तैयार होगी। और इसी टिश्यू की जो सेल्स हैं, मतलब हमारे जो क्यूबाइडल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इन्हीं को अपन कौन से सेल के नाम से जानते हैं? इपेंडाइमल सेल के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपेंडाइमल सेल? अब ये इपेंडाइमल सेल क्या करती हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो कौन सा है? CSF। उसका फॉर्मेशन जो होता है वो इन इपेंडाइमल सेल के थ्रू ही होता है स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के बारे में कि भाई ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या है। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है, देखो नाम से स्पष्ट है ना कि न्यूरो मतलब कोई ना कोई नर्व सेल तो होगी। सेक्रेटरी मतलब कि वो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करने का काम करती होगी, ठीक है। तो इस तरह की कोई तो भी सेल होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल एक स्पेशल टाइप की नर्व सेल्स है जो कहां प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। और ये क्या करती हैं? यह हार्मोन सीक्रेट करने का काम करती हैं। तो एक तरह का ये क्या कर रही है कि हमारा एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। क्लियर? अब जरा देखो, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है, इट इज आल्सो नोन एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की जो मास्टर ग्लैंड है, जो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करती है, वो कौन सी है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सब जितनी भी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब के ऊपर कंट्रोलिंग का काम कौन कर रही? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को जरा देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। कई बार ऐसा देखा है ना कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट में एसपी है, लोग सब उससे डरते हैं, सबके ऊपर वो कंट्रोल करके रखता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि घर में वो अपनी मैडम से डर सकता है। तो उसी तरह से यहां पर भी आप देखेंगे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कमांडिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं वो खुद हार्मोन बना रहे हैं। उनके हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे और जाने के बाद वहां से वो बाहर निकलेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब, जिसे कि हम न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन ये न्यूरो हाइपोफाइसिस खुद नहीं बनाता। ये हार्मोन कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से आ रहा है। और हाइपोथैलेमस में हार्मोन को कौन बना रहा है? ये नर्व सेल बना रहे हैं। तो देखो, ये हमारा कोई भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, तो एक तरह का ये नर्व सेल ही स्टूडेंट, पर क्या कर रहा है? ये कुछ ना कुछ सिक्रीशन करने के लिए मॉडिफाइड है। किसके लिए मॉडिफाइड है स्टूडेंट? ये कुछ तो भी सिक्रीशन करने के लिए मॉडिफाइड है, इसलिए ये कैसा सेल हो गया स्टूडेंट? न्यूरोसेक्रेटरी सेल हो गया, ठीक है। तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन ही सिक्रीट करते हैं। कुछ हार्मोन जैसे कि हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया, इसके अलावा हमारा जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया। ये हार्मोन का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस खुद बना रहा है और उनको पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है नर्व के बारे में कि नर्व क्या होता है और नर्व सेल क्या होते हैं। तो नर्व सेल को तो हमने न्यूरॉन बोल दिया, अभी नर्व क्या होते हैं? अब जैसे हम यदि बॉडी को डिसेक्ट करते हैं, बॉडी को जब हम कट करते हैं, काटते हैं, उसका डिसेक्शन करते हैं बॉडी का, जैसे कि आप लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम जब बॉडी के टिश्यू को रिमूव करते हैं तो एक वाइट फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर फ्लैश के बीच में, मांस के बीच में निकलते हैं। तो एक्चुअली क्या है? ये नर्व है। तो ये जो नर्व होती हैं, एक्चुअली क्या होते हैं? व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने और वहां से ले जाने के काम करते हैं। तो इंपल्स जो हो रहे हैं वो किसके थ्रू जा रहे हैं? हमारे ब्रेन को, सीएनएस को, नर्व के थ्रू जा रहे हैं। अब नर्व देखिए, एक नर्व का यहाँ पे टीएस दिया गया है,
जरा इस टीएस को देखिए। इस टीएस में आप क्या देखेंगे कि पूरी की पूरी नर्व के ऊपर एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है। इसे हमने क्या बोला, एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम के अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स के बंडल्स हैं। इन न्यूरॉन्स के बंडल के ऊपर भी एक एपिथेलियम का कवरिंग है, सॉरी एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है। तो ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स के बंडल हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलस के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो कवरिंग होता है इसे हम बोलते हैं पेरिन्यूरियम। और उसके अंदर क्या है, देखो इस बंडल के अंदर हमारे न्यूरॉन्स हैं या नर्व फाइबर है। तो इन न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर के ऊपर जो है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है, उसे हम बोलेंगे एंडोन्यूरियम। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? हमारी जो नर्व्स होती हैं बॉडी में, जितनी भी नर्व्स प्रेजेंट हैं, ये नर्व्स बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। सेंसरी, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन ब्रेन को ले जाएंगी, सीएनएस को ले जाएंगी, सॉरी। मोटर, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, सॉरी सीएनएस से इंफॉर्मेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ले जाएंगी। सेंसरी को हम एफरंट बोल रहे हैं क्योंकि सीएनएस के पास ये इंफॉर्मेशन लेके आ रही है। मोटर, इसे हम इफरंट के नाम से जानते हैं क्योंकि ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट को इंफॉर्मेशन ले जा रही है। मिक्स, जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, दोनों तरह का वर्क करती हैं, उसे हम बोलते हैं मिक्स नर्व। ठीक है, इसे हम एसोसिएटेड नर्व भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नर्व फाइबर, सेंसरी और मोटर, दोनों का एसोसिएशन है। क्लियर हो गया? इसके जो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, उसे अभी याद नहीं रखना है, अभी दिमाग नहीं खराब करना है, उसे हम बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स। ये कितना क्लियर हो गया ना? इतना तो आपको समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है आपके लिए आज के लिए। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको इस तरह के वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, इसके ऊपर अपना कमेंट लिखिए और उसमें जो भी इंप्रूवमेंट करना है उसके लिए मुझे सजेशन दीजिए, ताकि मैं अपने लेक्चर्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए और अच्छे इफेक्टिव हो। तो इस लेक्चर के साथ ही साथ हम कुछ प्रॉब्लम्स लेक्चर भी तैयार करेंगे, जिसमें कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में जो नीट के क्वेश्चंस हैं उनसे जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमने एक्सक्रीटिव सिस्टम पे इसी तरह का प्रॉब्लम लेक्चर तैयार किया है, आई थिंक आप लोगों ने वो देखा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।